नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MSPS 99 स्टडी सेंटर पर। और आज हम पादपों में जनन रिप्रोडक्शन इन प्लांट का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 2 के अंदर पहले वाले वीडियो में अपन ने पढ़ा था कायिक जनन। कायिक जनन अपन ने उसमें पढ़ लिया है। और आर्मन जनन का जो दूसरी विधि है अलैंगिक जनन है वो अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। तो अपन देखते हैं अलैंगिक जनन क्या है और कौन कौन सी इसकी विधियां हैं। तो अलैंगिक जनन में जो जीव है उसकी उत्पत्ति एक ही जीव से होती है। एक ही जीव से होती है और इसके अंदर युग्मकों का संलयन नहीं होता है। युग्मकों का संलयन या संयोजन नहीं होता है। और कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या वो समान बनी रहती है। गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है, यानी ये भी अपना कायिक जनन की तरह ही है। इसके अंदर भी जो जीव नया जीव है उसकी उत्पत्ति एक जीव से होती है और इसके अंदर एक ही जीव है। तो देखो जब युग्म का संलयन कब होता है, जिस जनन के अंदर नर और मादा, नर व मादा दो अलग अलग भाग लेते हैं, तब इसके जो नर युग्मक, नर से तो निकलते हैं नर युग्मक और मादा से निकलते हैं मादा युग्मक, तब इनका होता है संलयन। तब क्या होता है, इनका संलयन होता है, संयोजन होता है। यानी कि वह जनन जिसके अंदर नर और मादा दोनों भाग लेते हैं या दो अलग अलग जनक नर और मादा भाग लेते हैं और उसके अंदर क्या होता है, युग्मकों का संलयन होता है। यानी कि नर से तो आती है नर कोशिका और मादा से आती है मादा कोशिका। और जब इनका आपस में जुड़ा होता है या संलयन होता है, संयोजन होता है, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं निषेचन। और ये निषेचन के फलस्वरूप नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो इसके अंदर देखो एक ही जीव से उत्पत्ति हो रही है तो इसके अंदर युग्मकों का संलयन नहीं होगा। एक ही जीव है और उसी का जो युग्मक है उसे आगे नई जीव की उत्पत्ति होती है। और कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या है वो समान बनी रहती है। भाई एक ही कोशिका है उसी से नई जीव की उत्पत्ति हो रही है। एक ही कोशिका है और उससे यदि नई जीव की उत्पत्ति हो रही है तो उस कोशिका के अंदर जितने गुणसूत्र हैं, उस कोशिका में जितने गुणसूत्र, जैसे मान लो अपने मान लिया 25 गुणसूत्र है, 30 है, 35 है, 40 है, जिस प्रकार कोशिका है और जितने उसके अंदर गुणसूत्र है तो उतने के उतने गुणसूत्र आगे वाली पीढ़ी के अंदर चले जाते हैं। गुणसूत्रों से समान बढ़ जाते हैं, इसके अंदर गुणसूत्रों का विभाजन नहीं होता, नहीं तो समसूत्री विभाजन होता है, नहीं अर्धसूत्री विभाजन इसके अंदर पाया जाता है। तो ये हो गई अपनी अलैंगिक जनन की परिभाषा, यानी जनन का वह प्रक्रम जिसमें जीव की उत्पत्ति एक ही जीव से होती है और युग्मकों का संलयन नहीं होता हो, तो उसको बोलते हैं अलैंगिक जनन। अब अपन देखते हैं अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियां हैं। तो अलैंगिक जनन के मुख्य रूप से अपन देखें अपन इसकी विधियां देखते हैं, अलैंगिक जनन की विधियां कौन कौन सी है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो विधि है वो होती है मुकुलन। सबसे पहले जो विधि है वो मुकुलन। दूसरी जो इसकी विधि आती है वो है विखंडन। और तीसरी जो विधि है वो आती है बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण, यानी कि अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियां हैं। तो सबसे पहले जो विधि है वो है मुकुलन, दूसरी विधि है विखंडन और तीसरी है बीजाणु निर्माण। तो सबसे पहले देखिए मुकुलन। भाई मुकुलन क्या है और उसके अंदर जीव की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। तो मुकुलन है उसके अंदर आपने जैसे यीस्ट कोशिका का नाम तो सुना होगा। यीस्ट कोशिका होती है जिसको अपन खमीर या खमीरा बोलते हैं, जिसको अपन कहते हैं खमीर। जैसे इडली डोसा है तो उसका घोल बनाने के लिए जो अपन यीस्ट का जो पाउडर पर काम में लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो कौन सा जनन होता है उसके अंदर होता है मुकुलन। जैसे ये मान लो अपनी यीस्ट कोशिका है, ये क्या है, कोई यीस्ट की एक कोशिका है, यीस्ट कोशिका। तो एक कोशिका उसके अंदर एक ही केंद्र होता है। अब इसके अंदर जनन कैसे होता है,
इसके अंदर क्या होता है, इसी एक कोशिका से आगे मुकुल निकलते हैं, आगे बल्ब की समान संरचना निकलती है। अब जैसे ये एक ही कोशिका थी, एक ही जीव था, और इससे क्या होता है, इस प्रकार से इसका केंद्रक है और इस केंद्र का विभाजन भी इसके अंदर होने लगता है, इस प्रकार की संरचना इसके अंदर बनती है। तो ये इसके निर्माण था मुकुल का, इसको क्या बोलते हैं, मुकुल, या विकसित होता हुआ मुकुल। अब देखो यहाँ पर ये जो कोशिका ये भी से अलग हो रही है, और यहाँ पर जो केंद्रक है उसका भी क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है। फिर बढ़ा के देखते हैं इसके अंदर, ये से बिल्कुल अलग होने लगता है, अपना जो जनक है उससे ये अलग होने लगता है। तो ये इससे विकसित होता हुआ मुकुल है, यहाँ पर विकसित होता हुआ मुकुल, और यहाँ पर पूर्ण रूप से अलग हो गया ये अपना अलग मुकुल। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे एक से दो बन गए, और दो से फिर तीन, तीन से चार, पांच, छह, इस प्रकार से श्रृंखला, इस प्रकार से क्या होती है, श्रृंखला चलती रहती है। ये इसका अलग कोशिका हो गई, अलग केंद्र हो गया, फिर इसे नया संरचना पड़ी, यानी कि नई कोशिका बन गई इसे, और इसे नया मुकुल बन गया, फिर इसे ये अलग हो गया, फिर इसे अलग हो गया। तो ये क्या होती है, मुकुल की श्रृंखला, मुकुल की श्रृंखला इसके अंदर बढ़ने लगती है। और इस प्रकार से जो यीस्ट कोशिका होती है उसके अंदर जनन पाया जाता है, यानी यीस्ट कोशिका उसके अंदर जनन का प्रक्रम कौन सा हो गया, मुकुलन। और इसके अंदर क्या होता है, एक ही कोशिका से मुकुल का निर्माण होता है, और फिर बढ़ती है मुकुल की श्रृंखला, यानी कि पहले एक यीस्ट कोशिका थी, फिर इससे हो गई दो, और फिर दो से हो, इससे आगे जो श्रृंखला बढ़ेगी उसे तीन, चार, इनकी एक ही कोशिका से कितनी बढ़ गई, चार यीस्ट कोशिकाएं बढ़ गई। और पर जो खमीर के लिए, खमीर अपन काम में लेते हैं इसको घोल को बढ़ाने के लिए, मात्रा बढ़ाने के लिए, तो वो इसी जनन प्रक्रम के माध्यम से क्या करते हैं, जनन करके और अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, और इससे अपना जो गोल है वो आगे से आगे बढ़ता जाता है, इसके अंदर फुलाव आता जाता है। उसके बाद दूसरी विधि है वो अपन देखते हैं विखंडन। ये अपना यीस्ट कोशिका में जनन, यीस्ट कोशिका में, तो यीस्ट कोशिका के अंदर जनन होता है मुकुलन के माध्यम से, या मुकुल विधि के द्वारा यीस्ट कोशिका से नए मुकुल का बनना, और इसे जो जनन का प्रक्रम उसको कहा जाता है मुकुलन। उसके बाद अगला अपन देखते हैं विखंडन, दूसरा। हाँ, तो दूसरी अपना जो जनन का विधि है वो है विखंडन। तो विखंडन का मतलब होता है टूटना, विखंडन का मतलब क्या होता है, टूटना, और टूटकर जनन करना। तो अपन देखते हैं कई बार से अपना तालाब वगैरह कहीं पर रुका हुआ पानी है, तो वहां पर अपने को एक सबसे पहले एक शैवाल दिखाई देता है, सबसे पहले एक शैवाल दिखाई देता है, और जब ये शैवाल जनन करते हैं तो उससे बहुत सारे शैवाल बढ़ते हैं, और फिर थोड़े समय में जो रुका हुआ पानी है, तालाब है, झील है, उसको पूरे के पूरे को है हरे रंग से ढक देते हैं। तो इसके अंदर जो शैवाल के अंदर जनन होता है वो होता है विखंडन के माध्यम से। कौन सी विधि के माध्यम से होता है, विखंडन के माध्यम से। इसके अंदर जैसे मान लो ये अपना एक शैवाल है, ये कोई शैवाल है, तो इसके अंदर क्या होता है, पहले एक शैवाल है, और फिर क्या होगा, इसका विखंडन होगा, यानी कि यहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा, टूटकर इसे बन गए दो, पहले एक था और फिर टूटकर कितने बन गए, दो, और दो से फिर चार हो जाते हैं, और चार से फिर आठ। तो जो शैवाल है उसके अंदर जन्म होता है विखंडन के माध्यम से, यानी एक शैवाल इसके अंदर टूटता है, और टूटकर उससे दूसरा शैवाल अलग हो जाता है, और फिर दो से चार, तो इस प्रकार का जन्म शैवालों का आ जाता है। और ये जो शैवाल इसका नाम है स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा जो शैवाल की प्रजाति है उसके अंदर जन्म होता है विखंडन के माध्यम से। उसके बाद हम देखते हैं तीसरी जो विधि है वो है बीजाणु निर्माण। तीसरी जो विधि है बीजाणु हाँ, तो तीसरी विधि है बीजाणु निर्माण। तो बीजाणु निर्माण के अंदर होता है कि अपन तो कई बार देखते हैं, अपने डबल रोटी है या रोटी है, ब्रेड है, उसके अंदर बरसात के दिनों में या ठंड के मौसम में, नमी के समय क्या होता है, उसके ऊपर सफेद रंग की एक परत है वो अपने को दिखाई देती है, और थोड़े समय पश्चात वो जो सफेद रंग की परत है वो काले रंग के अंदर बदलने लगती है। काले रंग में बदलकर तो पूरी की पूरी खाने की सामग्री है, वो चाहे रोटी हो या ब्रेड,
उसको क्या कर देती है, खराब कर देती है। तो उसके अंदर होता है कवक के माध्यम से, जो कवक है वो अपना जनन बीजाणु निर्माण के माध्यम से करते हैं। कवकों के अंदर जो जनन है वो किसके माध्यम से होता है, बीजाणु निर्माण के माध्यम से। जैसे ये अपना को कवक है, तो ये कोई अपना कवक, और इसके अंदर होती है बीजाणु दानियां। ऊपर वाले जो संरचना है इसको क्या बोलते हैं, बीजाणु दानी। और बीजाणु दानी के अंदर क्या होते हैं, बीज। बीजाणु दानी के अंदर क्या पाए जाते हैं, बीज पाए जाते हैं। तो बीजाणु दानी इसके अंदर बीज है, और जैसे ही ये बीज क्या होते हैं, परिपक्व, बीज जब परिपक्व होते हैं तो ये क्या होते हैं, पकने के बाद बीजाणु दानी फट जाती है। जैसे ही बीजाणु दानी के अंदर क्या होते हैं, बीज होते हैं, और जैसे ही बीज परिपक्व होते हैं या पूर्ण रूप से पक जाते हैं, तो पक जाने के बाद क्या होता है, बीजाणु दानी वो फट जाती है। और बीजाणु दानी ये फट जाने से ये जो बीज है ये क्या होते हैं, हवा के अंदर फैल जाते हैं चारों तरफ। जैसे हवा के संपर्क में, जल के संपर्क में आते हैं तो चारों तरफ फैल जाते हैं। और निम्न व उच्च ताप है, आर्द्रता ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में, ताप व दाब जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या करते हैं, अपने ऊपर एक कठोर आवरण तैयार कर लेते हैं। अपने चारों ओर कठोर आवरण तैयार कर लेते हैं, और फिर कुछ समय के लिए अनुकूल परिस्थितियों का ये वेट करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों का वेट करते हैं, और जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये क्या करते हैं, वापस से वृद्धि करने लगते हैं। वापस से वृद्धि कर अपनी संख्या को बढ़ाने लगते हैं। हाँ, तो ये अपना जो म्यूकर और राइजोफास है उसके अंदर ये जनन का प्रक्रम होता है बीजाणु निर्माण का। और इसके अलावा ये जो अपना अलैंगिक जनन की है वो निम्न वर्ग के जो पादप होते हैं, जैसे निम्न वर्ग के सजीव है, शैवाल है अपना, कवक है, मांस और फरण, जिनको अपन निम्न वर्ग के पादप मानते हैं। और इन पादपों के अंदर ये जनन पाया जाता है अलैंगिक विधि से, या जो बीजाणु निर्माण की विधि है उसके माध्यम से इनके अंदर जनन होता है। जो बड़ी सड़गीली वनस्पति पर उगते हैं, खाद वगैरह है, गोबर है, उसके ऊपर जैसे सतर्क जैसे जो संरचना होती है उनके अंदर ये जनन पाया जाता है। तो दोस्तों ये था अपना लैंगिक जनन। और नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे लैंगिक जनन, जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। भाई इस पार्ट का जो हार्ट है, यानी इस पार्ट की एक तरह से जान है और उसका दिल है एक तरह से। तो उस वीडियो को आप मिस न करें। नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन लेकर आ रहे हैं लैंगिक जनन, और जो पुष्प है उसके विभिन्न प्रकार के भाग। बहुत ही बढ़िया क्लास होने वाली है। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।